तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली हमने क्लास में पढ़ा था कॉमर्स के बारे में और हिंड्रेंसेस के बारे में। अब मैं जिसको भी बोलूं वही सिर्फ अपना माइक ऑन करेगा। तोशिफ माइक ऑन करके बताओ क्या होता है कॉमर्स। तोशिफ पिछली क्लास में मैं एब्सेंट था। शुएब शुएब अंकिता यस मैम। क्या होता है कॉमर्स। मैम पता नहीं है क्योंकि मेरे तो नेटवर्क प्रॉब्लम थी, कुछ समझ नहीं आया था। आवाज नहीं आ रही थी तुम्हें क्लियर। नो मैम, कुछ भी समझ नहीं आया बस उनका तो। आज क्लियर है। मैम आज वॉइस आ रही है अच्छे से। ठीक है, कौन बताएगा। जिसको पता है अपना माइक ऑन करके बताओ। किसी को भी नहीं पता है। फुरकान जिशान जिशान बता रहे हो तुम। बिजनेस की तरह होता है ना ये भी, हम्म। कॉमर्स से अलग होता है। जैसे वाणिज्य होते हैं, मैम वाणिज्य। शुएब क्या बता रहे हो। मैम वाणिज्य होती है। क्या होती है। वाणिज्य मैम कॉमर्स एक तरीके से बिजनेस कह सकते हैं। बच्चों की तरह के मैम वही बिजनेस ही आ रहा है बस। और बिजनेस ही आएगा मैम कॉमर्स से और रिलेटेड। मैंने क्या क्या बताया था। मैम बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऐप। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट। बिजनेस बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स लाइक। ठीक है, माइक ऑफ कर लो। जेबा तुम अपना माइक ऑन करो। जेबा मैंने बताए थे ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स। तो ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स में क्या क्या आता है। मैम मेडिकल, नॉन मेडिकल और मिस्टीरियस। ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स में जो मैंने आपको हेडिंग्स लिखवाई थी। हाँ हाँ, गुड। गुड गुड। तो मैम मेडिकल, नॉन मेडिकल और मिसलेनियस क्या थे? नहीं, इसमें तो आया ही नहीं। कहाँ पढ़ा है मैंने मेडिकल नॉन मेडिकल। पढ़ाया आवाज में तो ऐसे ही लग रहा था कि आपने यही बोला था। नहीं, medical, चलो non-medical। माइक ऑफ कर लो। मैं दोबारा से एक बार बता देती हूँ। माइक ऑफ कर दो सब। कॉमर्स होता है आपका बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि कुछ खरीदना या कुछ बेचना इज कॉमर्स। एक तरीके का व्यापार। हम जो व्यापार होता है उसको हम कॉमर्स बोलते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कॉमर्स में होता क्या क्या है। अगर इंडस्ट्री से कोई मैन्युफैक्चरर अपनी थिंग्स को सेल करेगा, बेचेगा, ठीक है, तो प्रोड्यूसर उसको खरीदेगा, तो उसका जो मेन रोल है कॉमर्स का, वहां पे मेन रोल है कि इसने ये बेचा और इसने ये खरीदा। वहां पे कॉमर्स का मेन रोल है। कॉमर्स एक लिंक बनाता है किस किस के बीच में। प्रोड्यूसर के और कंज्यूमर के बीच में जितना भी आपका वर्क होगा वो कॉमर्स है। एक लिंक बनाता है प्रोड्यूसर के और कंज्यूमर के। प्रोड्यूसर कौन हुआ। मैन्युफैक्चरर, जिसने चीजें बनाई हैं, जिसने अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बनाया है। और कंज्यूमर कौन है। हम जो यूज करेंगे उस चीज को, हम है कंज्यूमर। तो इन दोनों के बीच में जो लिंक बनाता है वो होता है कॉमर्स। अब मैंने बताई थी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपकी कोई भी बिजनेस एक्टिविटी होने में। अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी है या किसी को कोई चीज़ बेचनी है तो उसके बीच में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मैंने बताई थी, मैंने हेडिंग्स लिखवाई थी आपको। हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंसेस ऑफ एक्सचेंज। अब ये हिंड्रेंसेस होता क्या है। हिंड्रेंसेस को हम हिंदी में बोलते हैं रुकावटें, या कोई बीच में इस प्रॉब्लम आ जाना। अगर प्रोड्यूसर अपनी चीज़ें बेच रहा है कंज्यूमर को, उसके बीच में कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है उसको हम बोलते हैं हिंड्रेंस। तो मैंने क्या क्या
लिखवाया था आपको हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क ऑफ डैमेज और स्पॉइलेज और हिंड्रेंस ऑफ रिस्क एंड लॉस। नोटबुक लेके बैठा करो, जो तुम्हें पूछना है मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूंगी, ये जो टॉप में लिखवाती हूँ हेडिंग्स, इनको नोट डाउन कर लिया करो। तो मैंने आपको लिखवाया था हिंड्रेंस ऑफ पर्सन के बारे में। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन कैसे रुकावट आ सकती है पर्सन टू पर्सन, किसी से लेन देन के टाइम पे हमें क्या रुकावट आ सकती है, पर्सन टू पर्सन जो रुकावट आती है। तो उसमें क्या होता है, बेसिक प्रॉब्लम जब आ जाती है जब प्रोड्यूसर को अपनी चीजें बेचनी है बट उसके पास उस आदमी का कांटेक्ट ही नहीं है, वो उससे कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता, वो उससे बात ही नहीं कर सकता। अब बात नहीं कर सकता तो अपनी जो थिंग्स है, जो चीजें हैं, उसको बेचेगा कैसे। तो इसलिए ये भी बहुत सारी ये होना ज़रूरी है कि आपके बीच में क्या हो, कम्युनिकेशन हो, तभी वो आपको क्या करेंगे, कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको अपनी चीज़ें बेच सकते हैं। अब हमें कोई चीज़ अगर खरीदनी है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो कॉल करना पड़ेगा। ऑनलाइन छोड़ दो, अगर ऑनलाइन के अलावा हमें कोई चीज़ खरीदनी है तो हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा, उससे बात करना पड़ेगा कि हमें ये सामान हमें चाहिए। अगर हम कुछ बोल ही नहीं सकते तो उसको पता कैसे चलेगा, जब तक हम वहाँ पे जाएंगे नहीं उसको पता कैसे चलेगा कि इनको ये चीज़ें चाहिए, हमें ये चीज़ बेचनी है। तो इसलिए जो आपका कॉमर्स है वो क्या करता है, कॉमर्स में क्या आता है, ट्रेड। ट्रेड का क्या मतलब होता है, लेन देन। जब तक दोनों के बीच में लिंक नहीं होगा, किस किस के बीच में, देने वाले के, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो खरीद रहा है चीजें, उन दोनों के बीच में जब तक ट्रेड, जब तक क्या होगा, जब तक कोई चीज खरीदेगा नहीं तो क्या होगा, आपका जो बिजनेस एक्टिविटी है वो हो ही नहीं पाएगी। ना अपना बायर कुछ बाय कर सकता है, ना जो सेलर है वो ना सेल कर सकता है। तो ये हो गया आपका हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। दूसरा मैंने आपको बताया था हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। अब एक्सचेंज का क्या मतलब होता है, अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं उसकी एक्सचेंज पे हम उसको क्या दे सकते हैं। तो एक्सचेंज में हम क्या करते हैं, मनी देते हैं। अगर हम कोई चीज खरीदते हैं तो क्या करते हैं, मनी देते हैं उसको। तो अगर मनी नहीं होगी, अगर हम मोड ऑफ पेमेंट ही नहीं होगा, हम अगर किसी इंसान को पे ही नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, वो हमें चीज देगा क्यों, जब तक हम उसको मनी ही नहीं देंगे तो वो हमें अपनी चीजें क्यों हम कैसे खरीद सकते हैं जब तक मनी नहीं होगी। तो मेन क्या होगा, एक्सचेंज में मोड ऑफ पेमेंट होना भी बहुत जरूरी है। मोड ऑफ पेमेंट नहीं होगा तो हम किसी को अपनी चीजें ना बेच सकते ना कोई खरीद सकता। थर्ड था हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब प्लेस का क्या रुकावट आ सकती है, अगर कोई बायर जो अपनी चीजें बेच रहा है वो दूर है सेलर से। अब दूर होगा तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी ने लार्ज स्केल पे कोई चीज़ खरीदनी है और वो दूर है आदमी और वो उसको नहीं दे सकता, तो ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो वो अपनी चीज़ें कैसे बेचेगा। तो दो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो कैसे कैसे सकता है, बाय रेल भी हो सकता है, बाय रोड, बाय वाटर और एयर। तो ये आपकी क्या हो गई, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, यानी कि प्लेस से भी रुकावट आ सकती है किसी बायर को अपनी चीजों को सेल करने में। और क्या है, फोर्थ था हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम। अब टाइम से क्या हो सकता है, अगर किसी ने ऑर्डर दिया है और वो ऑर्डर उसने बोला है कि 7 दिन के अंदर अंदर मुझे चाहिए। अब हमने क्या किया, मैन्युफैक्चर तो कर दिया, लार्ज स्केल में हमने मैन्युफैक्चर तो कर दिया, लेकिन हमारे पास स्टोरेज ही नहीं है उसको रखने के लिए। अब स्टोरेज नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, वो तो सब खराब हो जाएगा। तो हमें स्टोरेज भी चाहिए, तो स्टोरेज में रखेंगे, हम अपने सामान को स्टोरेज में रख सकते हैं। अब 2 दिन के लिए रख सकते हैं, 3 दिन के लिए रख सकते हैं, 7 दिन के लिए रख सकते हैं। और किस कंडीशन में रख सकते हैं, हम उसको ऐसा इन्वायरमेंट देंगे कि वो आगे जाके खराब ना हो। अगर उसको हमने क्या किया, अब लाइट भी आ रही है, हमने उसको कूलिंग ही नहीं दी है, स्टोरेज हम जो हमारा वेयर हाउस है जहाँ पे हमने ये चीजें रखी हुई हैं, तो क्या होगा, स्टोरेज नहीं होगा तो एक तो सब लोग टाइम पे आएंगे, जो ये बाद में आते हैं, आज तो मैंने कर ली इनकी एक्सेप्ट, लेकिन अगली बार से नहीं करूंगी, तो टाइम पे आया करो।
तो टाइम से क्या होगा, हम स्टोरेज रखेंगे। वेयर हाउस हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर वेयर हाउसिंग नहीं होगी तो हमारा जो लार्ज स्केल पे हमने सामान बना दिया है वो सब खराब हो जाएगा, इसलिए हमारे पास स्टोरेज भी होना बहुत ज़रूरी है। उस स्टोरेज में हम अपना सामान को रख देंगे और जब सेलर को हमें देना होगा, जब उसका ऑर्डर आएगा कि मुझे यहाँ इस टाइम तक ये चाहिए, तो वो उसी टाइम पे हम वहाँ से निकाल के भेज सकते हैं। अब फिफ्थ क्या था, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब नॉलेज से क्या होगा, अब किसी ने, मैन्युफैक्चरर ने अपना एक प्रोडक्ट तो तैयार कर लिया, वो भी टॉप क्वालिटी का, फर्स्ट क्लास क्वालिटी का एक प्रोडक्ट बना के तैयार कर दिया, लेकिन किसी को नॉलेज ही नहीं है कि ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है, तो उसको खरीदेगा कौन। इसलिए एडवर्टाइजिंग होना बहुत ज़रूरी है। एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, जो पैम्पलेट्स लोग बेचते हैं उससे क्या होता है, लोगों को पता लगता है कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट भी है। अब अगर एड्स आने बंद हो जाए आपके टीवी पे, तो क्या होगा, हमें पता ही नहीं लगेगा कि मार्केट में ये प्रोडक्ट आया है। अब कोई नया प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है, क्या होता है, उसका एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट से हमें क्या पता लगता है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये नया मार्केट में आया है, इसको यूज करके देखते हैं। तो ये आ जाती है आपकी रुकावटें, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, यानी कि किसी ने टॉप क्वालिटी का अपना बना तो दिया है, बट उसको उसके बारे में उसको बताया नहीं है। तो जब तक नॉलेज नहीं होगी कंज्यूमर को, वो प्रोड्यूसर से लेगा क्यों। तो ये भी होना बहुत ज़रूरी है, एडवर्टाइजिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। अब सिक्स था हिंड्रेंस ऑफ रिस्क ऑफ डैमेज और स्पॉइलेज। अब इस ये क्या कैसे हो सकता है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, जब भी कोई हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, तो होगा क्या कि आपका जो सामान है वो स्पॉइल्ड हो सकता है, डैमेज हो सकता है ड्यू टू मिस हैंडलिंग। मिस हैंडलिंग के थ्रू, अब ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे क्या होता है, ब्रेकर्स आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, उससे क्या होगा, जो आपका जो प्रोडक्ट है वो अगर गिर भी सकता है, लॉस हो सकता है उसका, तो हमारे पास रिस्क बहुत होता है डैमेज या स्पॉइलेज होने का। तो उससे क्या होगा, हम उसको प्रॉपर पैकेजिंग ऐसे देंगे, उसको इस तरीके से पैकेजिंग उसकी करेंगे कि वो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे अगर गिर भी जाए तो वो बच जाए, उसको पॉली बैग से कर देंगे। आपने देखा भी होगा एक पॉली बैग अलग ही, अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग भी की होगी, तो जो वो आपको सामान आपके पास आता है कैसा होता है, बबल रैपिंग होती है उसके अंदर। बबल रैपिंग से क्या होती है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो सेफ रहता है, अगर वो गिर भी जाता है इधर उधर से मिस हैंडलिंग के टाइम पे, तो क्या वो बच जाता है, क्योंकि जो आपकी बबल रैपिंग होती है वो उसको बचा के रखता है। तो इस तरीके की हम पैकेजिंग उसको देंगे अपने प्रोडक्ट को, ताकि हमारे पास जो डैमेज और स्पॉइलेज का रिस्क ना हो। अब सेवन था हिंड्रेंस ऑफ रिस्क एंड लॉस। अब कौन सा लॉस, अगर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही या फिर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे या फिर स्टोरेज के टाइम पे ऐसा कुछ हो जाता है कि आपके जिसमें आपका सामान जा रहा है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती, स्टोरेज के टाइम पे उसको टेम्परेचर उतना नहीं मिल पाया कि आपकी जो चीज़ें हैं वो खराब हो गई हैं, तो क्या हो गया, लॉस हो गया। अब कंपनी को क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए, उस रिस्क से बचने के लिए लोग क्या कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं। इंश्योरेंस से क्या होगा, अगर कुछ ऐसा हो जाता है इन फ्यूचर, तो इंश्योरेंस होने से हमें जो लॉस है उसका थोड़ा उतना उठाना नहीं पड़ता जितना लॉस, अगर हमारे पास इंश्योरेंस नहीं होगा तो क्या होगा, हमें ज़्यादा लॉस होगा। अब इंश्योरेंस करा के रखेंगे तो हमारे पास मनी आ सकती है, हम उससे दोबारा अपना प्रोडक्ट बना के दोबारा भेज सकते हैं। फिर उसके बाद आती हैं ब्रांचेज ऑफ कॉमर्स। तो ब्रांचेज ऑफ कॉमर्स में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट होता है ट्रेड, सेकंड जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं जो ट्रेड के अंदर अंदर आती है वो होती है बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग और एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी, ये सब आता है ब्रांचेज ऑफ कॉमर्स में। अब इतना जो मैंने समझाया, इसमें किसी को डाउट है तो अभी पूछ सकते हो, उसके बाद हम ट्रेड स्टार्ट करेंगे। डाउट है? ठीक है, तो हम आज ट्रेड स्टार्ट करते हैं कि ट्रेड होता क्या है। अब ट्रेड मैंने आपको बताया, ये ट्रेड क्या होता है, लेन देन, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, बाइंग, सेलिंग या एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अब एक्सचेंज गुड्स कैसे करेंगे, बाय मनी। लेकिन इसके अंदर, ट्रेड के अंदर न ट्रांसपोर्टेशन आएगा, न इंश्योरेंस, ना बैंकिंग, सिर्फ बाइंग और सेलिंग, सिर्फ खरीदना और बेचना, ये आएगा ट्रेड के अंदर। यानी कि ट्रेड का मतलब ही होता है लेन देन, बाय करना, सेल करना। अब ट्रेड के
कौन डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में। फर्स्ट होता है इंटरनल, सेकंड होता है इंटरनेशनल। अब इंटरनल से ही पता लग रहा है, अब दो नाम है, इंटरनल और इंटरनेशनल। तो इंटरनल मतलब जो आपके कंट्री के अंदर ही होगा, यानी कि कंट्री के बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा। वो गुड्स, गुड्स क्या है, सामान, सामान को बोलते हैं गुड्स। वो गुड्स जो आपकी कंट्री के अंदर ही एक्सचेंज होगा, उसकी बाइंग भी कंट्री के अंदर ही होगी, उसकी सेलिंग भी कंट्री के अंदर ही होगी। अब सिर्फ इंडिया के अंदर अंदर जो भी बाइंग सेलिंग का प्रोसेस चलेगा वो होगा इंटरनल ट्रेड। इसलिए इंटरनल ट्रेड को हम बोल सकते हैं होम ट्रेड। लिख लेना, इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो कॉल्ड होम ट्रेड। हम होम ट्रेड भी बोल सकते हैं। होम ट्रेड मतलब अब घर, जो हमारा इंडिया है वो हमारे लिए क्या है, एक तरीके का हमारे लिए घर है। उससे बाहर यानी कि फॉरेन कंट्रीज में हम नहीं भेज सकते। इंटरनल ट्रेड में हम सिर्फ जो बाइंग सेलिंग का काम है वो हम कंट्री के अंदर ही करेंगे, इसलिए हम इसको होम ट्रेड बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे जितना भी एक्सचेंज चलता है गुड्स का वो विद इन बाउंड्री में ही चलता है कंट्री के। और जो पेमेंट होता है, जो इंटरनल ट्रेड में पेमेंट होता है वो कैसे होता है, अपनी ऑन करेंसी से। जो हमारी करेंसी है रुपीज, जो हमारी करेंसी है उसी करेंसी में लेन देन का प्रोसेस चलता है। और जितना भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का, वो कौन संभालता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी, इन तीनों के अंदर ही सब आएगा। फॉरेन का कोई काम नहीं है। जो हमारा इंटरनल जो हो रहा है कंट्री के अंदर अंदर, स्टेट गवर्नमेंट देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा और प्राइवेट एजेंसी देखेंगी। अगर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे हमको क्या करते, इनसे परमिशन लेनी पड़ती है, तभी तो आगे फर्दर हम कोई चीज़ भेज सकते हैं। अब इंटरनल ट्रेड दो ट्रेड में डिवाइड होता है, एक होता है आपका होलसेल, दूसरा होता है रिटेल। होलसेल और रिटेल आपने सुना भी होगा कि होलसेल से ले लो ये सामान, आप होलसेल से ले लो। क्यों ले लो, क्योंकि वहां पे क्या होता है, लार्ज स्केल में आपको जो गुड्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब लार्ज स्केल में होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें सस्ते में कोई चीज़ मिल जाती है। तो जो आपके ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके होलसेल से सामान खरीदते हैं, यानी कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, किससे, होलसेलर से। अब उन्होंने वहां से सामान लिया, आपने देखा भी होगा जो होलसेल में है, लोग आते हैं वहां से लार्ज स्केल में चीजें खरीदते हैं और किनको बेचते हैं, रिटेल शॉप में बेच देते हैं। रिटेल शॉप कौन सी हुई, जो आपकी छोटी छोटी दुकानें होती हैं जहाँ पे हम छोटा छोटा सामान खरीद सकते हैं। तो आपके होलसेल ट्रेड में क्या होता है, जो ट्रेडर्स हैं वो सामान खरीदते हैं लार्ज क्वांटिटीज में, और रिटेलर्स, वो कौन होते हैं, आपके रिटेलर्स होते हैं। जो ये लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीद रहे हैं ये कौन है, रिटेलर्स हैं। और रिटेलर्स फिर क्या करते हैं, इन सामान को अपने खुद की शॉप में रख के जो हम कंज्यूमर हैं उनको बेचते हैं। और जो होलसेलर है वो एक लिंक बनाता है, किस किस के बीच में लिंक बनाता है, या प्रोड्यूसर के और मैन्युफैक्चरर के, इन दोनों के बीच में एक लिंक बना के रखता है। क्योंकि होलसेलर से कौन खरीदेगा, रिटेलर सामान खरीदेगा, और होलसेलर किससे खरीदता है, मैन्युफैक्चरर से खरीदता है। अब होलसेलर ट्रेड कौन कौन से हो सकते हैं, जो आपके सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, सुपर स्टॉकिस्ट होते हैं। तो लिख लो, होलसेलर्स are classified into four categories. Wholesalers are classified into four categories. कौन कौन सी categories में classified हो रहे हैं wholesalers? First, super distributors, super distributors और super stockist. Second, stockist, STOCKISTS, stockist. अगर किसी का छूट जाएगा तो माइक ऑन करके मुझे बता देना कि ये छूट गया है। स्टॉकिस्ट। थर्ड है होलसेल डीलर्स, होलसेल डीलर्स और सब स्टॉकिस्ट, ये थर्ड ही है, होलसेल डीलर्स और सब स्टॉकिस्ट। और फोर्थ है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, क्लियरिंग CLEARING, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स, FORWARDING एजेंट्स।
तो 4 कैटेगरीज में डिवाइड हुए होलसेल ट्रेड, किस किस में? जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, सुपर मतलब जो बड़े बड़े उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी थिंग्स को। स्टॉक, आपने सुना भी होगा कि इतना स्टॉक में है, तो स्टॉकिस्ट जो इन स्टॉक को रखता है, बड़े लार्ज स्केल में जो स्टॉक रखता है उनको बोलते हैं सुपर डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर स्टॉकिस्ट। सेकेंड हो गई जो उससे थोड़े छोटे सामान रख, जो उससे थोड़ा छोटे स्मॉल स्केल सामान रखते हैं, वो है स्टॉकिस्ट। थर्ड है होलसेलर डीलर्स, जो डील करते हैं, उनको हम सब स्टॉकिस्ट भी बोल सकते हैं। और फोर्थ है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग, जो फॉरवर्ड करते हैं अपनी थिंग्स को दूसरे ट्रेडर से फॉरवर्ड करते हैं, वो हो गए क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। अब फर्स्ट था होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड की कितने कैटेगरीज हुए? 4। फर्स्ट सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स, सेकंड स्टॉकिस्ट, थर्ड हुआ होलसेल डीलर्स और फोर्थ हुआ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। अब बी है आपका रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या होता है? तो जो रिटेलर्स होलसेल से सामान खरीदते हैं वो क्या करते हैं, अपनी छोटी छोटी शॉप्स के अंदर उन सामानों को रखते हैं और फिर जो हम जैसे कंज्यूमर्स होते हैं उनको सामान बेचते हैं, वो होता है रिटेल ट्रेड। इसमें क्या होगा, स्मॉल क्वांटिटीज पे जितना हमें सामान चाहिए बस उतना दे दो। अब जैसे तुम लोग हो, अब तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो तुम क्या करोगे, तुम्हें साबुन चाहिए या शैम्पू चाहिए, तुम गए शॉप पे गए, उसने सिर्फ तुम्हें वो सामान दिया जो तुम्हें चाहिए, शैम्पू दिया, सोप दिया, तुम लेकर आ गए, तो वो कौन हुआ, रिटेलर हुआ। तुम कौन हुए, कंज्यूमर हुए। बट होलसेल में क्या होता है, आपको लार्ज स्केल में देना हो, अब उसको नीड है या नहीं है, वो लार्ज स्केल में ही देंगे उसको। और जो रिटेल होगा, रिटेल में क्या होगा, सिर्फ उतनी ही क्वांटिटीज में सामान देंगे जितनी आपको जरूरत है, जितनी आपको नीड है। तो ये हो गया होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। किसी को कुछ पूछना है? फिर उसके बाद आपका आता है इंटरनेशनल ट्रेड। अब हमने ट्रेड में क्या पढ़ा, होल इंटरनल ट्रेड, फर्स्ट में दो डिवाइड हुए, होलसेल और सेकंड रिटेल। होलसेल और रिटेलर। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जो आपकी होलसेल है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। 4 कैटेगरीज में सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। फिर उसके बाद आता है सेकंड रिटेल ट्रेड। फिर आपका सेकंड अब आता है इंटरनल ट्रेड के बाद इंटरनेशनल ट्रेड। ये हमने पढ़ा सिर्फ इंटरनल ट्रेड के बारे में, अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। इंटरनेशनल ट्रेड को हम बोल सकते हैं फॉरेन ट्रेड। अब नाम से तुम्हें पता लग गया, अब इंटरनल में क्या था, जो हमारे कंट्री के अंदर सिर्फ हो रही थी चीजें, जो हमारी कंट्री के अंदर बिजनेस चल रहा था, वो हो गया इंटरनल ट्रेड। और जो इंटरनेशनल यानी कि जो फॉरेन में अब चीजें जाएंगी, तो फॉरेन से हम अगर लिंक कर सकते हैं बायर सेलर, तो वो होगा इंटरनेशनल ट्रेड, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं फॉरेन ट्रेड। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा गुड्स का, कहाँ पे, फॉरेन कंट्रीज में। तो अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में कोई चीज जा रही है तो वो हो गया आपका फॉरेन ट्रेड। इसमें जो करेंसी होगी, अब इंटरनल ट्रेड में कौन सी करेंसी चल रही थी, हमारी करेंसी रुपीज चल रही थी। इंटरनेशनल ट्रेड में कौन सी करेंसी चलेगी, जो वहां की यूज होती है वो करेंसी चलेगी। अब इंटरनेशनल ट्रेड आपका 3 ट्रेड में फर्दर डिवाइड होता है। फर्स्ट इंपोर्ट, सेकंड एक्सपोर्ट, थर्ड एंट्री पोर्ट। लिख लो, जो इंटरनेशनल ट्रेड है आपका, फॉरेन ट्रेड इज सब डिवाइडेड इनटू इंपोर्ट ट्रेड, सेकंड एक्सपोर्ट ट्रेड और थर्ड है क्या है? इंपोर्ट, IMPORT इंपोर्ट। सेकंड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, EXPORT एक्सपोर्ट ट्रेड। थर्ड हुआ एंट्री पोर्ट ट्रेड, ENTREPORT एंट्री पोर्ट ट्रेड। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपने पहले भी सुना होगा। इंपोर्ट मतलब कोई भी आपके प्रोडक्ट्स का कंट्री के अंदर आना। अगर कंट्री के अंदर बाहर से कंट्री से, दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में कोई चीज आती है तो वो है इंपोर्ट, और अगर जा रही है तो वो है एक्सपोर्ट।
फिर से सुन लो, अगर किसी दूसरी कंट्री से कोई प्रोडक्ट हमारी कंट्री में आते हैं तो इट्स अ इम्पोर्ट, ये इम्पोर्ट हुआ, दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आए हैं तो इम्पोर्ट। और एक्सपोर्ट में क्या होगा, हमारी कंट्री से हमने सेल किया है अपने प्रोडक्ट्स अब्रोड, दूसरी कंट्रीज में अगर हम सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स तो वो है एक्सपोर्ट। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट समझ में आ गया। इम्पोर्ट मतलब किसी भी सामान का आना हमारी कंट्री में और हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना, इट्स एक्सपोर्ट। अब एंट्री पोर्ट क्या होता है, ये तो हो गया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। एंट्री पोर्ट में होता है कि अगर किसी फॉरेन कंट्रीज से हमारी कंट्री में कुछ आया तो वो हम दूसरी कंट्रीज में भी भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है अगर हमारी कंट्री में आ गया तो हम उसको कहीं नहीं सेल कर सकते, हम कर सकते हैं। इसमें क्या होगा एंट्री पोर्ट में, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में क्या हुआ कि सिर्फ आया, हमने खरीद लिया, अब जो हम बेचेंगे वो एक्सपोर्ट हो गया। अब एंट्री पोर्ट में क्या होता है, अगर हम कोई भी गुड्स की सेल कर रहे हैं किसी भी कंट्री से, कोई भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सेल कर रहे हैं अपने गुड्स को, तो वो फर्दर हम दूसरी कंज्यूमिंग कंट्रीज को भी सेंड कर सकते हैं। अगर हमारी कंट्री है और हमारी कंट्री से किसी और कंट्री से हमने कोई चीज खरीदी, अब वो खरीदी हुई चीज तीसरी कंट्री आके बोले कि हमें ये चीज चाहिए, तो हम उसको भी सेल कर सकते हैं। ये होता है एंट्री पोर्ट। और यहाँ पे क्या होता है, हम लार्ज क्वांटिटी में अपने गुड्स को बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। और इसमें क्या होता है, जो लंदन है, सिंगापुर है, इस तरीके के जो है लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, री एक्सपोर्ट करते हैं। री एक्सपोर्ट क्यों कहा गया है, री मतलब अगर दोबारा कोई चीज हो रही है तो। अब री एक्सपोर्ट इसको इसलिए कहा गया क्योंकि हमने एक कंट्री से अपनी जो थिंग्स है वो ले ली, बट अगर दूसरे जो नेबर कंट्रीज हैं अगर उनको उस चीज की जरूरत है तो वो हम उसको दे सकते हैं। बट ये स्मॉल स्केल में नहीं होता है, जब हमें लार्ज क्वांटिटी हमारे पास अगर कोई चीज की है, अगर हमारे पास कोई लार्ज बैच है 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, उससे भी ज्यादा, उस जो लार्ज क्वांटिटी है वो हमसे, अगर स्मॉल में होगा तो स्मॉल में कौन लेगा, स्मॉल क्वांटिटी में कौन दूसरी कंट्री लेना चाहेगी, तो हमारे पास ये लार्ज क्वांटिटी में ही होती है, तो ही हम उसको बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। ये हो गया आपका ट्रेड के बारे में। ट्रेड आज हमने पढ़ा ट्रेड के बारे में। अब किसी को अगर कोई डाउट है तो अभी मुझसे पूछ ले। मैम एक बार पूरा ओवरव्यू दे दीजिए। कॉमर्स से ना वॉइस। यस मैम। अंकिता के अलावा और किसी को मेरी आवाज कट के आ रही है या प्रॉपर क्लियर आ रही है? ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ दोबारा से। कॉमर्स होता है व्यापार, एक तरीके का व्यापार, बाइंग करना, सेलिंग करना। फिर उसके बाद मैम कॉमर्स से नहीं मैम, ट्रेड से, कॉमर्स का तो हो गया था। ठीक है। Yes, ma'am. तो ट्रेड में होता क्या है, ट्रेड का क्या काम है, ट्रेड का मतलब सुनो पहले। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। बाय करना, सेल करना या अपने गुड्स को एक्सचेंज करना, ये होता है ट्रेड सिंपल लैंग्वेज में। अब जो ट्रेड है वो दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट इंटरनल, सेकंड इंटरनेशनल। इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड हुआ जो हमारी कंट्री के अंदर ही हो रहा है, जो हमारी कंट्री की बाउंड्री के बाहर नहीं, सिर्फ कंट्री के अंदर ही हो रहा है। इसको हम होम ट्रेड भी बोल सकते हैं। और इसकी जो पेमेंट होगा वो अपनी करेंसी से ही होगा। और इंटरनल दो उसमें डिवाइड हो जाता है, एक होलसेल में, दूसरा रिटेल में। होलसेल में क्या होता है, आपके लार्ज क्वांटिटीज में जो ट्रेडर्स हैं वहां से खरीदते हैं अपनी चीजें, और उसके बाद जो ये रिटेलर्स हैं ये छोटी छोटी शॉप्स पे जाके अपने सामान बेचते हैं। अब होलसेल कितनी कैटेगरीज में डिवाइड होता है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्टॉकिस्ट, होलसेल डीलर्स, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। फिर आते हैं रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड कौन है, जिसने होलसेल से सामान खरीदा है। आपने भी देखा होगा जितने भी आपके आसपास कोई शॉप होंगी ये जो सामान बेचते हैं, ये लोग क्या करते हैं, होलसेल से चीजें खरीद लेते हैं, होलसेल से खरीदने के बाद आप लोगों को बेचते हैं। तो वो हुआ रिटेल, इसलिए हम उसको बोलते हैं रिटेल शॉप। तो जो रिटेल शॉप है वहां से हम क्या करते हैं, जो हम कंज्यूमर्स हैं वो अपने नीड के हिसाब से, अब जितना हमें नीड है हम उतनी तो चीजें खरीदते हैं। हमेशा कभी ऐसा होता है कि कोई कोई होता है जो लार्ज क्वांटिटी में पहले से खरीद के रख लेते हैं, बट हमेशा क्या होता है कि हम जो हमें चीजें जरूरत है, अगर हमें शैम्पू चाहिए, सोप चाहिए, तो हम जाते हैं, खरीदा और लेकर आ गए। तो रिटेल शॉप वो हुई। और जो रिटेलर है, रिटेलर क्या करते हैं, होलसेल से सामान खरीद के हम लोगों को बेचता है। फिर आता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल हो गया, फिर आ गया इंटरनेशनल। इसमें तीन आपके
सब डिवीजन हो जाते हैं। इंटरनेशनल में क्या होता है, जो हम अपनी गुड्स हैं उसको फॉरेन कंट्रीज में सेल करना। अब इसमें क्या होता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है, किसी भी कंट्री से, दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में कोई गुड्स का आना, किसी सामान का आना, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, हम खरीद रहे हैं दूसरे कंट्री से, तो वो हमको सेल कर रहे हैं। अगर हमारी कंट्री में कोई चीज आया यानी कि इंपोर्ट हुआ। अगर हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में गया है, सेल हमने की है और किसी ने बाय की है, वो एक्सपोर्ट हो गया। और एंट्री पोर्ट क्या हुआ, एंट्री पोर्ट को हम बोल सकते हैं री एक्सपोर्ट। री एक्सपोर्ट क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हमने कोई किसी दूसरी कंट्री से कोई गुड्स को खरीदा है तो हम उसको आगे फर्दर दूसरी कंट्री में बेच भी सकते हैं, बट ये होता है आपका लार्ज क्वांटिटी में, जहाँ पे लार्ज क्वांटिटी की जरूरत हो। ये हो गया आपका ट्रेड। अब किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है? जगेश माइक ऑन करो। प्रदीप, कोई क्वेश्चन है? प्रदीप, आरसीपी सीपी, आरसीपी, आरसीपी सीपी या आरसीपी? हाँ लग चुकी है। खेमेश माइक ऑन करो। मैम मेरी मोहम्मद सारून। अब अटेंडेंस की कोई बात नहीं होगी, या तो टाइम पे आया करो जब अटेंडेंस लगती है। मैम मुझे पता था, मैं तो आज ज्वाइन हुआ हूँ। शारून आरसीपी सीपी से, ठीक है, मोहम्मद सारून। ठीक है। खेमेश, यस सर, मैंने ब्रांचेस मैनेजमेंट एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट करना है? मैंने ब्रांचेस मैनेजमेंट जो आपने पिछले लेक्चर में बताया था। ब्रांचेज होती हैं कॉमर्स की, ट्रेड फर्स्ट, दूसरी होती हैं वो एक्टिविटीज जो ट्रेड के अंदर आएंगी। फर्स्ट होगा उसमें बैंकिंग, दूसरा होगा ट्रांसपोर्ट, तीसरा होगा इंश्योरेंस, फोर्थ होगा वेयर हाउसिंग, फिफ्थ होगा पैकेजिंग, सिक्स्थ होगा एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। ये सब आपकी एक्टिविटीज हैं। तो ये सारी ब्रांचेज ऑफ कॉमर्स है, ये हम फर्दर पढ़ेंगे। आज हमने ट्रेड के बारे में पढ़ा। तो ट्रेड के बारे में बताओ खेमेश, क्या क्या तुम्हें समझ में आया है, कितने टाइप्स के ट्रेड होते हैं? मैम, मैम इट इज अ टू टाइप, फर्स्ट हम्म इज इंटरनल एंड another is international trade, हम्म and the commerce which means the trade which is the buying or selling or exchange of goods from गुड। from one place to another place. हम्म And there are several types of hindrances which are hindrance of person, hindrance of exchange, hindrance of place, hindrance of time, hindrance of knowledge and others. गुड। इंटरनल ट्रेड कितने टाइप्स में डिवाइड होता है? And it is divided into two types, which is wholesale trader and the retailer trader. ओके, क्या होता है होलसेल रिटेल में डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड? मैम होलसेल ट्रेड में होता है मैम, जो जिसमें बड़े बायर्स होते हैं उनके पास बहुत ही हैवी स्टॉक हुआ होता है, और रिटेलर के पास बहुत ही मतलब स्मॉल अमाउंट क्वांटिटी में वो अपने पास गुड्स रखते हैं। रिटेल ट्रेड? हम रिटेल ट्रेड में बहुत ही मतलब स्मॉल अमाउंट किसी की क्वांटिटी या नीड सेटिस्फाइड करने के लिए वो अपने गुड्स रखते हैं। ओके गुड। तो अब तुम्हें समझ में आया सबको जो मैंने आज पढ़ाया? किसी और को कोई डाउट है तो पूछ लो, अटेंडेंस के अलावा। कोई डाउट नहीं है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम।